हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों में। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने गरुड़ बैच में। आज बेटा जी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा जब भी हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये जो चैप्टर है यहाँ से जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं तीन मेजर सेगमेंट से। मैम कौन से तीन मेजर सेगमेंट है जिनसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? तो बेटा सबसे पहला आपका जो यहाँ पर टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहला टॉपिक हम जिसकी बात करते हैं वो होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं तो कंडक्टिविटी पर भी बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जनरली आप यहाँ पे न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो देख सकते हो, न्यूमेरिकल्स जो ऑब्जर्व कर सकते हो वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चे वाकिफ है नर्निस्ट इक्वेशन से, तो नर्निस्ट इक्वेशन से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से ई नॉट सेल के बारे में पूछ सकते हैं, ई सेल के बारे में आपसे कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। एंड मोर ओवर बेटा जी आप जैसे कि आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ तो यू नोट भी प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो इफ आई टॉक अबाउट जो थ्योरी वाला पार्ट है कुछ वो बेटा आपको बैटरी से कंसर्न्ड देखने को मिलेगा। बैटरी वाले पोर्शन से थ्योरी का ज्यादातर पूछा जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जितने भी गैल्वेनिक सेल अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डैनियल सेल की हम बात कर रहे हैं तो इनको आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर भी कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अभी ये तो मैम आप बोलोगे मैम आपने तो पूरा चैप्टर एक तरह से बता दिया। बेटा मैंने पैटर्न बताया, थ्योरी बेस्ड ज्यादातर बैटरी वाले से आएंगे। अगर हम बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड की तो वो कंडक्टिविटी, नर्निस्ट इक्वेशन से पूछे जाते हैं। और अगर आप एक छोटा सा क्वेश्चन, एक रिडक्शन पोटेंशियल पे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल पर, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं यार इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडेशन करता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा जाता है। तो यू विल बी ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। अब जो टॉपिक है मैंने नाम लिए उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जानेंगे यार किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास हैं, है ना। चलो बेटा, तो एक कुछ स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा एक ऐसा क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, ये आपकी फाइल में नहीं दे रखा है जो आपको पीडीएफ मिली है। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इन ऑर्डर टू बिल्ड योर थिंकिंग, ठीक है। तो ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको ओनली क्वेश्चन लिख देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके मैं इसको लिख देती हूँ। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ये जानने के लिए भी यार तुम्हारा कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और अभी और कितने कॉन्सेप्ट को तुम्हें और मतलब ब्रश अप करना है ना, और पढ़ने की जरूरत है। तो बेटा एजर्शन रीजन आपके सामने है। एजर्शन कहता है ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर दी सेल टू फंक्शन। किसी भी सेल को अगर काम करना है तो उसके अंदर ई सेल की वैल्यू जो है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज योर एजर्शन। रीजन आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रीजन में क्या है बी, जो कैथोड की ई की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए नॉड से, है ना। अब बेटा आपको इतना पता है कोई भी सेल की फंक्शनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डेल्टा जी की बात कर सकते हैं या डेल्टा जी नॉट की बात कर सकते हैं। हम बोलते हैं मैम भी जो डेल्टा जी नॉट है इट शुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, या डेल्टा जी अगर आपकी नेगेटिव होगी बेटा, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, अगर आपकी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है ना, अगर बेटा ये नेगेटिव है तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। मैम तभी हम हमारी रिएक्शन को कहते हैं भी यार स्पॉन्टेनियस हो गया, अदरवाइज इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब आप सभी स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज जानते हो, डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई, ये होता है भाई। अगर डेल्टा जी नॉट के लिए लिखोगे डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी सेल के लिए लिखोगे माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। तो भाई ये हमने पढ़ा हुआ है। अब मैंने आपको बोला मुझे क्या करना है, मैं बोल रही हूं भी अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और आपका सेल अच्छे से फंक्शन करेगा। मुझे इस चीज को नेगेटिव करना है तो इसके आगे नेगेटिव ऑलरेडी है, तो मतलब अगर मेरी ये ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है नेगेटिव आएगी और ये नेगेटिव के इक्विवेलेंट होगा। सो इन ऑर्डर टू मेक माय डेल्टा जी नेगेटिव बेटा मुझे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया इसको भी नेगेटिव ले लिया, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बनानी रिएक्शन, मुझे स्पॉन्टेनियस बनानी है। तो मतलब ई सेल की जो वैल्यू है इट शुड बी पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट यार हमारी ट्रू है, बिल्कुल सही है।
अब बात आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर भी, ये चीज क्या है। अब आप सभी बच्चे जानते हो, अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेल के लिए, मेन सेल रिएक्शन के लिए वैल्यू निकालनी है ई सेल की, मेन जो सेल अपनी रिएक्शन होती है ई सेल होती है, ई सेल जिसको हम बोलते हैं, ये निकालेंगे तो वो क्या होता है यार, कैथोड का पोटेंशियल माइनस यार एनोड का एक जनरल, अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखूं तो जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं, कैथोड की टर्म्स में लिखोगे तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के केस में लेके जाओगे, एनोड की टर्म्स में लिखोगे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बताते हो, है ना। तो यार इस केस के अंदर अब मुझे वो ये बोल रहा है कोई भी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, है ना। इसको पॉजिटिव कब करेंगे, जब ये जो आगे वाली चीज है इसकी वैल्यू ज्यादा हो और इसकी वैल्यू कम हो, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ भी जो ये कैथोड वाली वैल्यू है ई सेल की, इट शुड बी मोर देन दैट ऑफ द एनोड वाली वैल्यू। और बेटा यहाँ पर उल्टा लिखा गया, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मतलब एजर्शन सही है और रीजन गलत हो जाएगा, एजर्शन सही होगा और रीजन गलत हो जाएगा। तो यार यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं यार हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एज पर योर पीडीएफ। आइए बेटा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है H2+O2 फ्यूल सेल गिव्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में वो एक कांस्टेंट वोल्टेज तुम्हें देने वाला है। स्टेटमेंट 2 है, इन दिस फ्यूल सेल H2 रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव येट द ओवरऑल कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की चेंज नहीं होती है। तो बेटा पहली बात तो ये जो टॉपिक है ये हमारा H2O2 फ्यूल सेल वाला टॉपिक है, H2O2 फ्यूल सेल वाला टॉपिक है। दूसरी बात, यहां पर हमसे जो चीजें पूछी गई हैं इसको हमें समझना होगा। देखो पहली बात तो इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल सही है, थ्रू आउट द लाइफ कोई चेंज नहीं आता। और दूसरी बात बेटा जी, जो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की है वो चेंज नहीं होती है। यस, ये रीजन भी इसको मतलब देखा जाए तो, समझा जाए तो क्योंकि H2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर देता है, इस वजह से हम बोल देते हैं भी उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स में कहूंगी हमारी करेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हुए, तो बेटा यहाँ वो हमें बोलता है एजर्शन में द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टू द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, जो आपकी रेशियो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की होती है जिसको आप कापा बोलते हो, टू द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टेकन। भाई जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की रेशियो है टू दी ऑब्जर्व्ड, वो वैल्यू डिपेंड नहीं करती है तुमने कितनी कंसंट्रेशन ली है। रीजन कहता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन वेयर एज ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। तो जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू है वो बोल रहा है बढ़ती है, जबकि जो हमारी कापा की वैल्यू है बेटा वो घटती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो आप ऐसे समझ सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा होती क्या है। बेटा मान लीजिए मेरे पास एक कोई सोल्यूशन है यार, यहाँ मैंने कैथोड एनोड मान लीजिए डिप किया है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ मैं अब जो कंडक्टेंस देख रही हूँ, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ आयंस, है ना, आयंस का फ्लो हम उसको बोल सकते हैं भी, कितनी इजीली हमारे आयंस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो कंडक्टेंस होती है। अगर मैं बेटा बोल देती हूँ मुझे यार 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखना है भी कितनी कंडक्टेंस हो रही है, कितना आयंस का मूवमेंट हो पा रहा है, दैट इज माई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंडर में देखती हूँ, है ना। अब मान लो तुमने क्या किया बेटा, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या किया बेटा जी, डाइल्यूशन का मतलब बेटा आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, बेटा आपने वाटर ऐड कर दिया। बेटा जब आपने वाटर ऐड किया, मान लो यार यहाँ पे ना 3 पार्टिकल्स थे जिनकी तुम मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे, पानी के ऐड होने की वजह से वो पार्टिकल अब दूर दूर हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ कंडक्टेंस घटेगी, बिल्कुल सही है। भी मैम डाइल्यूशन की वजह से हम कह देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बेटा डिक्रीज करती है, जबकि ऑब्जर्वेबल इंक्रीज करती है। सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है, लेकिन दे हैव नो कनेक्शन विद वन अनदर। पहले वाला तो वो बोल रहा है यार भी डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पे, मतलब ये इसका रीजन नहीं हम कह सकते, दे बोथ आर राइट, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सभी ध्यान से देखेंगे, क्या क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, क्या भाई जो तुम्हारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो बोल रहा है वो घटती है अगर तुम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो। रीजन में कहता है लेसर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल पर ग्राम इक्विवेलेंट एट हायर कंसंट्रेशन। तो बेटा लॉजिकली इसको ऐसे समझिएगा, आपने बोला भी तुमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तुमने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब तुमने मोलारिटी बढ़ा दी, या मैं कह सकती हूँ तुमने नॉर्मेलिटी बढ़ा दी आम भाषा में, है ना।
अब मैम हमें पता है यार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कापा इनटू में 1000 बाय में नॉर्मेलिटी। यार अगर मैं ये बोल देती हूँ भी तुम्हारी मान लो नॉर्मेलिटी बढ़ रही है तो यस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस घट जाएगी। ये स्टेटमेंट, ये असर्शन तो यार हमारा बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही चीज है। अब लेसर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल पर ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में निकालते क्योंकि नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो लेसर नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल होते हैं हायर कंसंट्रेशन पे, बिल्कुल सही। हायर कंसंट्रेशन पे लेसर नंबर अवेलेबल होते हैं, इस वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस घटती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बेटा हमारी हो जाएगी। तो मैं कहूंगी हमारा एजर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है। अब अगर ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है भी, भाई ये तो तुमने मैथमेटिकल बता दिया, ये तुमने एग्जैक्ट रीजन बता दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी समझाते हो, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो बेटा। आंसर ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही बात होती है। अब कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है जब कंसंट्रेशन घटती है, ये क्या है भाई, कंडक्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आप बोलते हो, वो बोल रहा है भी वो इंक्रीज होती है जब आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है बेटा, ठीक है। रीजन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है भी पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस हैं तुम्हारे वो घटते हैं डाइल्यूशन पे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं यार। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की हम बात करते हैं तो वो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंडर चेक कर रहे हैं। अब पहले मान लीजिए 4 आयंस से तुमने डाइल्यूशन कर दी तो वो आयंस दूर दूर हो गए, अब वो क्योंकि और पार्टिकल्स ऐड हो गए सॉल्वेंट के, तो अब आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कंडक्टिविटी घट जाती है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन में कहूंगी करने पर। तो डाइल्यूशन होने पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं यार, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, भाई कंसंट्रेशन के घटने से, अब लॉजिकली इसको समझो, तुम इतना जानते हो भी अगर मैं एक जनरल कनेक्शन बिल्डअप करती हूँ, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी मैम, मोलर कंडक्टेंस इज कापा इनटू 1000 बाय में मोलरिटी। मैम अगर मेरी कंसंट्रेशन घट रही है तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कापा बढ़नी चाहिए, ऐसा लेके चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे क्या बताओ। अगर कुछ ऐसा रीजन होता है तो क्या इस तरीके से चलेंगे हम, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी और कापा के रिगार्ड में तुमने एक फॉर्मूला बेस्ड चीज बता दी, पर जनरल चीजों में इसको समझोगे ना तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जनरली हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होता है देखो, अब इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे समझाती हूँ। देखो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कंडक्टिविटी का मतलब कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, है ना, मतलब नंबर ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इजीली कैसे होंगे, राइट। तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, ये देखा जाए एक तरह से तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भी कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, इसका मतलब क्या हुआ, कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में। अगर हम कह देते हैं भी हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब हमारे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो मतलब बेटा कंडक्टिविटी या कापा क्या होगी, कम नहीं हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे सोचोगे मैम ये कम इसीलिए हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का हो गया, पर आप लॉजिकली सोचो अगर आपको फैक्टर्स याद है तो हम बोलते हैं कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। भाई जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, राइट। तो कंडक्टिविटी इन मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकती हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बेटा। अब अगर आप फॉर्मूला पे जाओगे तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना ये मोलर कंडक्टेंस के रिगार्ड में पहली बात, और ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर आप कनेक्शन बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी का, किसका, मोलर कंडक्टिविटी का विद मोलैरिटी, विद मोलैरिटी भी अगर आपकी कंसंट्रेशन घट गई, ठीक है, देखो कंसंट्रेशन घट गई तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, घट जाएंगे, है ना।
अब अगर तुम इस पे दिमाग लगाने की कोशिश करो तो मैम ये डिक्रीज हुई, मोलारिटी डिक्रीज हुई तो ये इंक्रीज हुई, तो ये इंक्रीज होना चाहिए। हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इन दोनों का कनेक्शन कहीं आया नहीं आया। ये आप लॉन्ग मेथड में जा रहे हो, आप यहाँ पर लॉजिकली ये चीज कहाँ से आई, ये चीज यहीं से तो आई। आपको ये समझना होगा किसी भी स्पीशीज में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक तुम्हें जनरल सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने तुम्हें दे दिया HCl और मैंने तुम्हें दे दिया CH3COOH, बेटा किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? तुम अब देखो, अब या तो तुम इसको ऐसे देखो या तुम ऐसा समझ लो, मैंने तुम्हें दे दिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मैंने तुम्हें दे दिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में पूरी तरीके से टूट जाएगा तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का एक रिलेशन बिल्ड करूं तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ आयंस हो गया एक तरह से, तो यार जितने ज्यादा आयंस हो जाएंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो यार ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जबकि रीजन हमारा सही है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है डाइल्यूशन पे, क्योंकि तुमने डाइल्यूशन कर दिया। अब पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर इसको तुम समझने की कोशिश करो तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तुमने डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन पे आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गए तो कंडक्टिविटी भी घटनी चाहिए थी उस केस के अंदर। रीजन सही है, जर्सन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। बेटा इसको इस तरीके से लेकर के चलोगे, ये एक फैक्टर हमने पढ़ा था, उस बेसिस पर हमने इसका जवाब दिया है। क्या हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं? चलो एक ऐसे क्वेश्चन और तुम्हें बताती हूँ, आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। एजर्शन में कहता है अगर आपके पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, अब ये Ag पॉजिटिव से Ag क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव से बेटा Ag बन रहा है, तो बैलेंस करोगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। वो कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है जब Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। और वो कहता है इसकी जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। बेटा एक फॉर्मूला लिखते हैं नॉनेस्ट इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वलेंट टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में है तो 1 लोगे, रिएक्टेंट में क्या है Ag पॉजिटिव। अब बेटा अगर मुझे इसको ऊपर लेकर आना है तो इस नेगेटिव सिंबल को हटा देते हैं, ई सेल इज इक्वलेंट टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 लॉग Ag पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला अगर कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव की तुमने बढ़ा दी तो भाई ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, मैम ये भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीजेस वाली लाइन सही है। और इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव है, हाँ यार पॉजिटिव है तभी तो इंक्रीज वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं मैम एजर्शन भी सही है, यहाँ रीजन भी सही है, दोनों आपके स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन के लिए सही। पर ये इसका कहीं ना कहीं रीजन नहीं है, इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू का इसमें वो नहीं था, भी वो उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो यार, अगले क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन एट ऑल। स्टेटमेंट 2 कहता है एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ ईच अदर बिसाइड्स द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अब यार ये तो वही बात हो गई है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है वो डाइल्यूशन से उस पर कोई चेंज नहीं आता है, तो यार ये तो गलत वैसे स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। और हायर कंसंट्रेशन पर आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे की स्पीड को, तो हाँ यार ये हो जाता है जब कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कितनी इजीली आपके आयंस मूव कर रहे हैं। तो व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हेन यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, जो आयंस हैं उनकी क्या हो जाती है बेटा जी, एक तरह से मैं कह सकती हूँ उसकी स्पीड पे फर्क उसकी वजह से ज़रूर पड़ सकता है। तो यार ये स्टेटमेंट सही है बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग मैग्नीशियम मेटल विद इट। आयरन को अगर कोरोजन से बचाना है तो तुमने मैग्नीशियम मेटल से उसको कनेक्ट कर दिया। रीजन में कहता है आयरन कैथोड की तरह काम करता है, मैग्नीशियम एनोड की तरह काम करता है। तो पहली बात तो बेटा आपको इसको ऐसे समझना होगा, हम क्या करते हैं जब भी आयरन को हम कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं तो इसको एक मोर एक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
जब भी आप इसको मोर एक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट करते हो तो यस कोरोजन से वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जब आप उसको मोर एक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट करते हो तो जो मोर एक्टिव मेटल होता है बेटा वो आपका एनोड की तरह बिहेव करता है और आयरन उस समय पे आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बेटा आपकी सही होंगी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला आता है द SRP ऑफ 3 मेटालिक आयंस आर गिवन ओवर हियर। SRP का मतलब क्या है बेटा? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा इसका मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं इसकी बात करती हूं तो वो कहते हैं 3 मेटालिक आयंस की तुम्हें दे रखी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर आयंस की so the oxidizing power of the ions is this, higher the SRP higher is the oxidizing power। अब इसको ऐसे समझो, आपको पता होना चाहिए बेटा अगर किसी का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो करता है बच्चा रिडक्शन। क्या करता है? वो रिडक्शन करता है और वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक इस शॉर्ट ट्रिक को अगर तुम याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बी आर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन करेगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उसी की बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका उल्टा लिखते हैं बेटा, अगर कोई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का कम है, लेस है, तो वो करता है बेटे ऑक्सीडेशन, और जो करता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? अब बेटा यहाँ पर अगर हमें एसआरपी का ये ऑर्डर दे रखा है तो बेटा हम क्या करेंगे? नंबर लाइन का यूज करेंगे। मैम यहाँ पर 0, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ पे +1, यहाँ +2। ये ए है, ये बी है बेटा, ये सी है। लेट्स कंसिडर इस तरीके से है। तो मैम अगर मुझे क्या करना है? ए को प्लेस करना है -0.3, ये ए हो जाएगा। बी -0.5 यहाँ आ जाएगा और सी 0.8 पॉजिटिव में है तो सी यहाँ आ जाएगा। तो बेटा ऐसे जाते हो तो वैल्यू बढ़ती है, पहली बात। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी ज्यादा है? मैम सी की ज्यादा है। ये मैं किसका ऑर्डर लिख रही हूँ? रिडक्शन पोटेंशियल का। फिर किसकी है मैम? ए की। और फिर लीस्ट किसकी है? बी की है। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है तो बेटा यही ऑर्डर किसका होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा। यही ऑर्डर बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा। देख लो यही है। इसके ऊपर इनके चार्जेस लगा लेना, वो अलग बात है। लो यही ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाँ यार ये स्टेटमेंट सही है और यही इसको एक्सप्लेन भी करिए एक तरह से। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है बेटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब ये तो अगर तुम्हें याद है ना तो ऑक्सीडेशन का तो इसका उल्टा ही होगा, सारी वैल्यूज तो इसकी उल्टी ही होंगी। तो बेटा इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ यार, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन में कहता है एजर्शन में इफ एन aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode is H2 gas not Na। ठीक है, gases are liberated faster than the metals। अब बताओ भाई, एक aqueous solution उसने NaCl का ले लिया है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस उसने करी है, तो जो तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तुम्हें यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है भाई वो क्या है? ऑब्टेन्ड हो रहा है कैथोड पे H2 गैस है, Na नहीं है, Na नहीं है। ठीक है, गैसेस आर लिबरेटेड फास्टर देन दी मेटल्स। अब बेटा ऐसे केसेस के अंदर जब भी आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है मतलब Na नहीं मिली, H2 गैस मिली, तो बेटा इसका रीजन क्या है? जब एक्वस सोल्यूशन की बात करते हो ना तो यार एक्वस सोल्यूशन में है वाटर, है ना, और आपने क्या किसका लिया? NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया। तो मुझे एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बताना, तुम्हारे पास है Na पॉजिटिव और तुम्हारे पास है H पॉजिटिव, दूसरी तरफ तुम्हारे पास है Cl नेगेटिव और तुम्हारे पास है OH नेगेटिव आयंस। अब बेटा इफ यू नो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको यहाँ पर इस केस में क्या पता होनी चाहिए यार? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलते हैं यार? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है ना भाई वो करेगा रिडक्शन, और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है बेटा वो करेगा ऑक्सीडेशन। तो अब बेटा मुझे लॉजिकली एक बात बताना, तुम्हारे पास कैटायंस एनायंस मैंने लिख के दे दिया,
यार मैंने तुम्हें कैटाइंस और एनाइंस लिख के दे दिया, मुझे एक लॉजिकली बात बताओ, अब कैटाइंस एनाइंस में से कौन करेगा ऑक्सीडेशन, कौन करेगा रिडक्शन? अब इसका आंसर तुम लोग मुझे चैट के अंदर दोगे। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने बता दिया इन दोनों में से कौन करेगा, इन दोनों में से कौन करेगा। जो करेगा भाई, अगर वो करेगा तो H2 गैस बनेगी, एंड नहीं बनेगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर बस आपको एक बार ध्यान में रखना, दैट्स इट। सो डू लेट मी नो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द लेड स्टोरेज बैटरी डज नॉट रिक्वायर सॉल्ट ब्रिज। लेड स्टोरेज बैटरी को सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती है। The solid nature of each oxidizing agent and reducing agent prevent direct contact। जो इनका नेचर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करता है। बताते हैं जी। तो बेटा लेड स्टोरेज बैटरी डज नॉट रिक्वायर सॉल्ट ब्रिज, यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द सॉलिड नेचर ऑफ ईच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिवेंट करता है, यस दिस इज सो ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट्स अपनी यार यहाँ सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल, जो सेल कांस्टेंट होता है किसी भी सेल का, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, भी वो क्या नेचर पे डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात, द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस वैल्यू होती है क्या वो डिपेंडेंट होती है? तो पहली बात तो बेटा देखो, सेल कांस्टेंट जो होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, ये चीज गलत है। तो भाई जब असर्शन हमारा गलत हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार अगले क्वेश्चन में हमारे पास आता है असर्शन में, इन अ डैनियल सेल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 एंड Zn+2 आयंस आर डबल्ड। अगर किसी भी डैनियल सेल में तुमने Cu+2 की कंसंट्रेशन या Zn+2 की डबल कर दी तो EMF विल बी डबल्ड। पहली बात तो ये टोटली गलत है, EMF वोंट चेंज, EMF भाई सेम ही रहेगा, EMF रिमेन्स सेम। तो ये स्टेटमेंट तो पहली गलत हो गई है, मुझे लगता है मुझे बाकी भी रीड नहीं करना। If the concentration in contact with the metals double electrode potential is affected, yes it will affect। लेकिन बेटा EMF पे कोई फर्क नहीं आता, EMF सेम टू सेम रहती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है डिक्रीज करती है जब तुम पानी में उसको डालते हो। दे फर्निश देयर ओन आयंस। अब देखो इसको ऐसे समझो, तुम किसी भी चीज को अगर डाल रहे हो तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट तो करेगा यार, टूटेगा तो सही है ना। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज थोड़ी करनी चाहिए मैम, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा था मैम, नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज नहीं करनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग। जबकि हाँ वो अपने आयंस में टूटेगा तो ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज फॉल्स व्हाइल रीजन इज ट्रू, तो बेटा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर सभी ने कर लिया है तो। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम हाइड्राइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट दी हमारा एनोड। हाइड्रोजन इन द कैल्शियम हाइड्राइड इज प्रेजेंट एज H नेगेटिव आयंस। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट्स आई हैं। देखिए जब भी आपको ना दो केसेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, या तो वो एक्वस का केस देगा, अदरवाइज वो मोल्टन का केस देगा। एक्वस के केस के अंदर यू हैव वाटर, तो वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आते हैं, जहां बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। जैसे मैंने अभी एक NaCl का केस दिखाया, NaCl के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी है, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिक्वायरमेंट है। बट एज सच इन क्वेश्चंस बेटा डायरेक्ट आपको पता है कैल्शियम हाइड्राइड है, तो ऑब्वियसली वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पर, है ना। और यहाँ पर मैम हम कह देंगे भी हाइड्रोजन जो कैल्शियम हाइड्राइड में, हाँ वो H नेगेटिव आयंस, हाइड्राइड बोल रहा है ना, तो H नेगेटिव आयंस की फॉर्मेट में होते हैं, तो दोनों चीजें बेटा सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने स्टेटमेंट बेस्ड है। इन दी रिएक्शन, उसने आपको क्या दे दिया है, एक रिएक्शन दे दी है, वो बोल रहा है फ्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडेंट है, फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये उसने क्या बोली है भाई, सेकंड स्टेटमेंट आपको बोल दिया। अच्छा अब बेटा ये व्हाट इज दिस ऑक्सीडेंट, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेंट एक तरह से इसका मतलब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की भी। यार रिडक्शन हो रही है यार, यहाँ क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। आम भाषा में ऑक्सीडेंट इज समथिंग व्हिच शोज रिडक्शन, है ना। तो यार अब इस रिएक्शन के अंदर वो कह रहा है फ्लोरीन एक ऑक्सीडेंट है, मतलब ये जीरो स्टेट से, अब देखो किस स्थिति में जा रहा है आपको ये समझना होगा। अब ऐसे केसेस के अंदर यार ऑक्सीजन का अगर हम एक्स लेट करते हैं, फ्लोरीन की -1 मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेट्स कंसिडर, अभी मैं कंसिडर कर रही हूँ बेटा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, +2 आ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है, इस तरीके से। तो बेटा अगर जीरो से मैं बोल देती हूँ -1 हो जाएगा, 0 से -1 हो जाएगा, तो यार ये तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ 0 से +2 हो जाएगा, तो ये मतलब इसको ऐसे समझना
0 से -1, ये क्या होगा? रिडक्शन। एक सेकेंड, इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा मैम? रिडक्शन हो जाएगा। अब रिडक्शन का मतलब ये क्या है? एक ऑक्सीडेंट है। अब बताइए आपको क्या लगता है? मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेंट वो होता है जो रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेंट वो होता है जो रिडक्शन हो रहा है, F2 का रिडक्शन हो रहा है। O2 देखना 0 से +2 आ रही है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिडक्टेंट होगा। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडेंट क्योंकि वो रिडक्शन कर रहा है। अच्छा, फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई देखो, हाँ फ्लोरीन की देखिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाएंगी। बोथ 1 and 2 कैन बी दी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कॉपर रॉड टर्न कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट टू ब्लू, जिंक reduces Cu+2 ions to Cu पॉजिटिव। बेटा आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। यहां पर हमें पता है Cu इज लेस रिएक्टिव। Cu क्या है भाई? लेस रिएक्टिव है। हमें इतनी चीज के बारे में पता है भी मैम, Cu क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। तो अगर हम उस बेसिस पे इसका आंसर बोलते हैं तो बेटा देखो, कॉपर रॉड टर्न्स कलरलेस सोल्यूशन, नहीं भाई ये टर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो असर्शन गलत है। हाँ जिंक रिड्यूस कर सकता है क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव होता है, तो असर्शन इज फॉल्स व्हाइल रीजन इज ट्रू। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर के। अब बेटा जी कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ती है जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, बिल्कुल सही। ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन घटते हैं विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यार ऑल टाइप्स तो घटने वाली बात गलत हो जाएगी, तो एजर्शन सही है, मतलब सॉरी स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पर सही नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन जो है गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2। अब आपने यहाँ पर बेटा देखो सिर्फ NaCl सॉल्यूशन की बात करी है। अगर ये एक्वस NaCl होता तो हमारे कुछ और सिनेरियो होता। ओनली NaCl बोला है तो हाँ क्लोरीन एनोड पर आता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, तो ये भी बेटा स्टेटमेंट सही है, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यार अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, E नॉट ऑफ द सेल इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलिटिक एंड डेल्टा G इज पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यार ये बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क। बेटा आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, तो उस बेसिस पे आप बहुत डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वो बात कर रहा है, जिसको आप ऐसे या इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हायर होती है दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर देखो मोलर कंडक्टिविटी वो कहता है घटती है अगर कंसंट्रेशन घटती है, तो ये स्टेटमेंट तो यार टोटली गलत है, क्योंकि मैम मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। तो भाई कंसंट्रेशन को अगर तुम घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये चीज तो हमारी गलत हो गई। स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन। तो हम कह देंगे हमारी ये जो स्टेटमेंट हो जाती है यार ये तो गलत हो जाती है। अभी अगर तुमने कंसंट्रेशन को घटा दिया है तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब अगला हम यहाँ पर देखते हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा ये आपको पता होना चाहिए भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं पार्शियल डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या जो हम ये कोहलार्स लॉ वगैरह ये सब चीजें जो अप्लाई करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम वर्ड यूज किसके लिए कर रहे हैं? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं, है ना। तो अब बताओ भाई हाई होगी या लो होगी? कम ऑन एवरीबॉडी इन दी चैट सेक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 तो मैंने आपको बता दिया दैट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड जनरली इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज शुड हैव नियरली सेम ट्रांसपोर्ट नंबर्स। तो हाँ बेटा सॉल्ट ब्रिज को हम यूज करते हैं ताकि हम जो उनकी मैं कहूंगी
इक्वल जो चार्जेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, दोनों तरफ न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम बेटा सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं और आयंस जो होते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर शुड हैव नियरली सेम ट्रांसपोर्ट नंबर, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोलर कंडक्टिविटी 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ 0.001 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कंसंट्रेशन पे भी तो डिपेंडेंट होती है। वो कह रहा है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम है इससे, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी बेटा देखो अभी मैंने आपको बोला था मोलर कंडक्टिविटी की बात की है। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। भाई अगर इसकी मोलारिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, लेस देन वर्ड सही है ना। डाइल्यूशन इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आयंस में और ज्यादा टूटता है डाइल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बेटा सही है और कहीं ना कहीं ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में भी फॉल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन उसने आपको दे दी है, मतलब यहाँ पर बेटा उसने मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने आपको 20 दे दी है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो आपसे पूछ रहा है यार डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka क्या होगा, जब उसने आपको इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे बताना, ये मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, मोलर कंडक्टेंस है। अगर मैं आपसे यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेती हूँ CH3COOH की, तो बेटा वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव के। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 350 प्लस 50 यानी कि 400 आ गया। क्या आ गया बेटा, 400 आ गया। अब बेटा आपको पहले ना आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए भी, Ka जो होता है अप्रॉक्स किसके इक्वल होता है, C अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 माइनस अल्फा होता है पर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो अल्फा निकालना जरूरी है। अब अल्फा कैसे निकालते हैं, यस, तो बेटा अल्फा होता है मोलर कंडक्टेंस अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस 20 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपके पास ये है, तो बेटा यहाँ से 1/20 आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बेटा कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, अगर मैं Ka बोलूं कंसंट्रेशन है 0.007 इंटू में अल्फा का स्क्वायर। इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा 7 बाय में 1000 और यहाँ से आएगा 4 और यहाँ पे है 100। तो बेटा अप्रॉक्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहली बात ये 1 पर जाएगा, ठीक है, 3 आ गया है, तो इसके बाद ये जाएगा 7 पे 28, है ना। फिर 2 आएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, इंटू 10 की पावर -5 आएगा बेटा, 1.75 इंटू 10 की पावर -5। ऑप्शन नंबर बेटा 2 यहाँ पे न्यूमेरिकल में सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बेटा जी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा है, for the reduction of silver ions with copper metal the standard cell potential was found to be इतना, the value of standard Gibbs free energy will be what। बेटा डेल्टा G नॉट की वैल्यू पूछी गई है, उसने रिडक्शन किया सिल्वर आयंस का कॉपर मेटल के साथ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल उसने दे दिया है, E नॉट ऑफ दी सेल उसने आपको दे दिया है, दैट इज 0.46। वो पूछ रहे डेल्टा G क्या, G नॉट क्या होगा। तो बेटा ये हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा G नॉट इज -NF E नॉट। बेटा पहली बात तो यहाँ पे N की वैल्यू आपको पता होना चाहिए भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा देखिएगा Ag और Cu की बात कर रहा है, Cu+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, इंटू 96500 और E नॉट की वैल्यू है 0.46। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 10 1 कैरी 13 1 कैरी 0.46। बेटा 3 जीरोज इसके पास पहले से थे और इसका भी 100 हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारा 89 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर अब आपके पास ये आता है भी मैम आपने किलो जूल्स में निकाला है या आपने जूल्स में निकाला है। तो बेटा आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर जूल्स में है, जबकि किलो जूल में करोगे तो -89 अप्रॉक्स आ जाएगा। बेटा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ हाफ सेल्स की दे रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी नॉट की कौन देगा बेटा? डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला होता है -NF-E0। ये नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब ये ई सेल की वैल्यू आप पॉजिटिव लेने वाले हो, तभी आएगी। ये तो बेसिक सा भी हमने देखा था मैम। इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसको आसानी से बोल सकते हैं भी, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। तो अब यार इन सभी केसेस के अंदर अगर आप इन सभी केसेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भी मैम, जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, रिडक्शन कौन करता है मैम? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, वो करता है रिडक्शन, है ना। तो इन सभी केसेस में से मैम सबसे ज्यादा वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो यार ये करता है रिडक्शन एक तरह से, है ना। एक तरह से अगर मैं बोलूंगी तो यार ये करेगा रिडक्शन हमारा यहाँ पर, राइट। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमें बतानी है। पहली बात तो हमें यहाँ से ई सेल निकालना है। इस पर्टिकुलर केस से हम ई सेल निकालेंगे। अब बेटा लॉजिकली मुझे एक बात बताना, तुम्हें रिडक्शन पता चल गया, Ag पॉजिटिव से Ag का रिडक्शन होगा 0.80, वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। यार ऑक्सीडेशन कौन करेगा? हमें यहाँ पर वो देखना है। इन सभी केसेस के अंदर हमें ऑक्सीडेशन देखना है कि कौन करेगा। तो पहली बात रिडक्शन कौन करेगा ये तुम्हें मिल चुका है। अब ये तुम जानते हो भी जब भी हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन पहले लिखते हैं और फिर बेटा कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं और बीच में ऐसे सॉल्ट ब्रिज आता है ना। और रिडक्शन कौन कर रहा है यार? हमारा Ag कर रहा है। तो Ag तो इस तरफ आना चाहिए, Ag इस तरफ आना चाहिए और Ag+2 से थोड़ी होगा, Ag+1 से इसमें होगा। तो बेटा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसको ऑब्जर्व करते हुए हमने इसका आंसर दे दिया है। चलिए यार अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में कहता है सोल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। बेटा उसने आपको एक रिएक्शन दे दी NiNO3 का ट्वाइस, इसकी तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड के हेल्प से तुमने करी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यार मेरे को एक लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट बताना, जब तुमने इसको तोड़ा होगा तो ये निकल +2 स्टेट से निकल स्टेट के अंदर टूटा होगा, मतलब कि तुमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए बैलेंस करते हुए, तो मैं ये कह सकती हूँ 2 फैराडे का चार्ज जो है वो 1 मोल निकल को प्रोड्यूस कर रहा है ना। 1 फैराडे का चार्ज बेटा कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा? 1/2 मोल ऑफ निकल करेगा। और मैम यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 0.1 फैराडे। बेटा 0.1 फैराडे कितना करेगा? 1/2 इंटू 0.1, यानी कि मैम यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दिस इज 1/20 यानी कि 0.05 मोल मैम, 0.05 मोल। ऑप्शन नंबर 4 सिंपल है मैम। यार यहाँ से मैंने इसका चार्ज निकाल लिया। देखा जाए तो यहाँ निकल +2 फॉर्मेट में है, जब डिसोसिएट करेगा ऑब्वियसली निकल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेटे अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक सेल रिएक्शन उसने आपको दे रखी है, इसमें E0 सेल की वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बतानी है, मतलब आपने डेल्टा G0 बताना है। आपको पता है डेल्टा G0 होता है -NF-E0, है ना। N की वैल्यू बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको क्या लगता है मैम N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर आप इसको लॉजिकली देखो तो Fe+3 से Fe+2 स्टेट में जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि I नेगेटिव I2 में जा रहा है, तो यार 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है 2 हो जाएगा। F की वैल्यू 96500 है और E0 की वैल्यू है 0.24। तो इसको सॉल्व करते हैं। ट्वेल्व 1 कैरी 3 कैरी, ये 3 0 थे, इसके 2 0 थे, तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा। अगेन ये जूल्स में, किलो जूल्स में लिखोगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे किलो जूल्स की टर्म में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एट 298 केल्विन उसने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे दिए हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट करना कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। पहली बात तो यार ये सारी वैल्यूज तुम्हारे सामने है, मुझे बताना सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी वो करता है रिडक्शन। वो क्या करता है बेटा? रिडक्शन। इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यू तुमने ढूंढ ली है मैम। अगर मैं देखता हूँ पहली स्टेट है Cu की, Zn की, Fe की और Ag की।
आप उसने आपको ये सारी सिचुएशन दे दी है ना। तो यहाँ पे मैम अगर हम एक लॉजिकल एस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं तो Ag पॉजिटिव करता है यार रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि Ag की वैल्यू है ये, तो वो करेगा रिडक्शन। अब Ag अगर करेगा रिडक्शन, ठीक है, Ag रिडक्शन किस में कर रहा है हमें चेक करना है बेटा। यहाँ पर ऑप्शंस ही गलत लिखे हैं, वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ AgSO4 आना चाहिए था। ठीक है, तो बेटा देखिएगा यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैम जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा वैल्यू वो करता है रिडक्शन, मतलब कि यहाँ पर जो रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है तो Ag पॉजिटिव को करनी चाहिए रिडक्शन। Ag पॉजिटिव जो है वो Ag में कन्वर्ट होना चाहिए, ये आपकी रिएक्शन होनी चाहिए रिडक्शन के केस के अंदर। अब मैम अगर मैं पूछती हूँ यहाँ से भी मैम ऑक्सीडेशन कौन करेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, अगर हम लॉजिकली देखते हैं तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो यार हमारा इन सभी में अगर हम देखते हैं जिसकी सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है यार वो करता है ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज बेटा जी, आप अगर इन सभी को देखोगे, पहले तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ मेरे को लग रही है क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड करेक्टली। यहाँ पर Ag पॉजिटिव आना चाहिए था जो कि नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट में बदलाव है। स्टिल मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ यहाँ है क्या, हमें समझना क्या है। क्वेश्चन आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बारी से, ऑप्शन चेक कर लेना एक बारी से। तो बेटा यहाँ पे बोल रहे कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है, आपको क्या सारी रिएक्शंस देखनी है। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास है Cu और Ag है, आप Cu और Ag को पहले कंपेयर करो। Cu और Ag को मैम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो Ag को रिडक्शन करना चाहिए और Cu को करना चाहिए ऑक्सीडेशन, राइट। यहाँ पे CuSO4 में Cu+2 से जा रहा है Cu में बेटा, ये कर रहा है रिडक्शन, तो यार ये तो गलत कर रहा है। Cu और Ag में से मैम Ag की वैल्यू ज्यादा है तो उसको रिडक्शन करना चाहिए जबकि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये गलत है। अब Cu और Zn को ले लो, Cu को ले लो बेटा और Zn को ले लो। मैम Zn की वैल्यू नेगेटिव में और इसकी पॉजिटिव में है, इसकी पॉजिटिव में। अब Cu की पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन करेगा, Cu+2 से Cu में जाएगा, सही है। और Zn की वैल्यू बेटा कम है तो ऑक्सीडेशन, Zn 0 से Zn+2, ये बिल्कुल सही है। Cu और Fe को कंपेयर करो, Cu और Fe की मैम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन करेगा और इसकी पॉजिटिव है तो ये रिडक्शन करेगा। CuSO4 से Cu जा रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। Fe और Zn को कंपेयर करो, तो Fe और Zn को कंपेयर करेंगे तो ये भी सही है। इस केस में बेटा Cu से Cu+2 होना चाहिए था क्योंकि आप Cu और Ag को कंपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ कंपेरिजन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके करना है। यहाँ Cu और Ag को कंपेरिजन है, यहाँ Cu और Zn का, यहाँ Cu और Fe का, यहाँ Fe और Zn का है। जिन दो चीजों को उठाओ उनकी वैल्यूज उठाओ, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो रिडक्शन करेगा, दूसरे वाला ऑक्सीडेशन करेगा। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कौन सी नहीं होगी मैम, फर्स्ट उसने उल्टा केस बता दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर उसने कुछ आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी है, वो कह रहे हैं रिड्यूसिंग पावर आपने इन सबकी बतानी है क्या होंगी, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो आपको पता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा मैम वो करता है रिडक्शन, जो करता है रिडक्शन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो पहले आप ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख लेते हैं। रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा किसकी है मैम, ज्यादा इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं एक बारी के लिए। मैम इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद मैम A की और लीस्ट वैल्यू है B की। बेटा ये ऑर्डर किसका है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का, तो बेटा रिड्यूसिंग पावर का उल्टा हो जाएगा मैम, रिड्यूसिंग पावर का B का सबसे ज्यादा, फिर A फिर C। अब B रिएक्शन के अंदर कौन है भाई, B रिएक्शन के अंदर है मैम एल्यूमिनियम। अच्छा A रिएक्शन के अंदर कौन है मैम, A रिएक्शन के अंदर है Fe+2 और C के अंदर कौन है मैम, C के अंदर है Br नेगेटिव। तो बेटा आंसर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, आंसर आ जाएगा मैम यहाँ से ऑप्शन नंबर A। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद Fe+2 और फिर लास्ट में अपने पास आ जाएगा जी ब्रोमीन, ठीक है। चलो दैट्स डन। सो बेटा मैंने आपको आई गेस 3 क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, आप उनको सॉल्व कीजिएगा एज अ होमवर्क। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। बाय बाय जी, बाय बाय।